नमस्कार, आप सभी का फिर से पावर माइंड के YouTube वीडियोस पर स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जो टॉपिक है जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है कि टोल प्लाजा पर जब भी हम कभी जाते हैं तो नए नियम कौन कौन से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स के द्वारा दिए गए हैं। ये जो नियम हैं ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं और इसी के द्वारा दिए गए हैं। पिछले एक साल से हम लोग देख रहे हैं कि टोल पर जब भी हम लोग जाते हैं या हाईवे पे जब भी हम लोग सफ़र करते हैं तो दिन ब दिन नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो है इंसर्ट की जा रही हैं, लाई जा रही हैं। इसी टेक्नोलॉजी के लिए अब एक और नए नियम आए हैं जिनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग NHAI के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। NHAI जो है ये हमारे पूरे इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं उनको मैनेजमेंट का काम करता है, उनमें टोल कलेक्शन का काम करता है और उनकी देखरेख करने का काम करता है कि यदि कहीं कोई ख़राबी हो गई है तो वो पूरा देखरेख करने का काम NHAI का है। साथ ही साथ में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम ये NHAI के द्वारा किया जाता है। जैसे NHAI हमारे पास नेशनल हाईवेज़ को बनाने के लिए एक कंपनी है, ठीक उसी तरीके से एक दूसरी कंपनी है जो है NHIDCL, जिसका पूरा नाम है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका काम क्या है? इसका काम आप ध्यान से सुनना। इसका काम है कि ये हमारे इंडिया के अंदर वो सारी जगह जो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ से रिलेट करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ का मतलब जैसे किसी दूसरी कंट्री के बॉर्डर पे कोई रोड बनाना है, कोई नेशनल हाईवे बनाना है, तो वो बनाने का काम कौन सी कंपनी करेगी? NHIDCL करेगी। NHAI का वो काम नहीं है। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझना है, NHAI क्या है और NHIDCL क्या है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग बात करते हैं कि टोटल इंडिया के अंदर कितने नेशनल हाईवेज यानी कितने किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनाए जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू मार्च 2021। देखिए NHAI जो है वो 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसने 1994 के समथिंग जाकर के अपना पूर्ण रूप से काम चालू कर दिया था। देन नेशनल हाईवेज़ 36,440 किलोमीटर टोटल नेशनल हाईवेज़ अब तक बनाए जा चुके हैं, मतलब इतने किलोमीटर के नेशनल हाईवेज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। स्टेट हाईवेज़ की बात करें तो 176,818 किलोमीटर्स अपने स्टेट हाईवेज़ कवर कर लिए हैं। अदर रोड्स लाइक गांव के रोड होते हैं या फिर कहीं और जाने के रोड्स होते हैं, तो इन तीनों को मिलाकर के जो इंडिया के अंदर टोटल रोड का कंस्ट्रक्शन जो है नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड अदर रोड्स, इन तीनों को मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो 62,15,797 किलोमीटर्स हम लोग अभी तक रोड बना चुके हैं। इतने रोड का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने या इंडिया में कर दिया गया है। धीरे धीरे ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है और धीरे धीरे इन रोड्स पर टेक्नोलॉजीज़ लाई जा रही हैं और उनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। डायरेक्टली मैं आपको नए नियमों के ऊपर आता हूं क्योंकि ये नए नियम आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप हाईवे पे सफ़र कर रहे हो तो सफ़र करते समय टोल प्लाजा आपने देखा होगा कि हर 20 किलोमीटर पर या हर 50 किलोमीटर पर टोल प्लाजा आपको मिलते हैं। ये टोल प्लाजा क्या होते हैं कि उस रोड पर चलने का एक टैक्स होता है, यानी कि हम लोग उस रोड को यूज़ में ले रहे हैं तो हमें कुछ देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वो रोड गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए बनाई है ताकि हम लोग सफ़र आसानी से कर सकें। तो वो उसका टैक्स हम लोगों को गवर्नमेंट को देना है और वो किसके रूप में देते हैं? टोल के रूप में। अभी से पहले क्या होता था, मतलब पिछले एक साल से पहले जब से फास्टैग नहीं आया था, तो फास्टैग से पहले क्या होता था कि पर्टिकुलर किसी भी व्हीकल के लिए, वाहन के लिए एक फिक्स अमाउंट होता था कि इसको इतना अमाउंट देना है, इसको इतना अमाउंट देना है, इसको इतना अमाउंट देना है, और उस अमाउंट के अकॉर्डिंग हम लोग टोल पे पहुंचते थे और अपना कैश मनी उसको देते थे, ठीक है ना, या फिर कार्ड स्वैपिंग वगैरह जो भी था तो कैश मनी देते थे और फिर हम लोग आगे निकल जाते थे। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती थी। मान लो किसी ट्रक वाले की लड़ाई हो गई, किसी की लड़ाई हो गई उधर टोल पे, तो क्या है कि वो पीछे वालों का टाइम खा रहा है। टाइम प्लस मनी प्लस फ्यूल, तीनों ही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। टाइम तो है ही क्योंकि पीछे जितने भी लोग खड़े हुए हैं लगभग 1-2 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। फ्यूल, क्योंकि वो सारी गाड़ियाँ अभी रन कंडीशन में है तो फ्यूल खर्च हो रहा है, फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है। एंड द मनी इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि मनी भी लोगों की क्या हो रही थी, खर्च हो रही थी। देन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया और एक नई टेक्नोलॉजी
अपने यहाँ पर टोल्स पर डाली, जिसको हम फास्टैग के नाम से जानते हैं। और ये लगभग मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 99 या 94% तक ओवरऑल इंडिया में पूरी तरह से डेवलप कर दी गई, हर एक गाड़ी पे लगा दी गई है और ये अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। अब और इसके अंदर पिछले ही मंथ में और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाए गए ताकि लोगों का और समय बचे और फ्यूल बचे। तो वो 5-4 नियम कौन कौन से हैं, उन रूल्स के बारे में हम लोग देखते हैं, ताकि आप हाईवे पे अगली बार जाओ तो कम से कम आप लोग का मनी और फ्यूल और ऐसे कहें कि सब चीज़ें आपकी सेफ रह सके, अच्छे से रह सके। तो पहला जो रूल है, पहला जो नियम आप लोगों के लिए लाया गया है वो ये है कि जितने भी टोल प्लाजा हैं, चाहे आप कितना भी बिजी हो, टोल वाला कितना भी बिजी हो, वो किसी प्रति वाहन यानी एक व्हीकल पे 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं देगा। क्योंकि अगर वो 10 सेकंड से ज़्यादा का समय देगा, टाइम देगा, तो क्या होगा कि पीछे भीड़ बढ़ती हुई चली जाएगी। तो उस भीड़ को कम करने के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया कि पर व्हीकल वो टोल वाला 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देगा। दूसरा है कि टोल प्लाजा पर जितने भी वाहन हैं वो 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस की कतार यानी कि डिस्टेंस की रो में खड़े नहीं हो सकते। मतलब जैसे ये टोल है यहाँ पर, तो इससे लेके 100 मीटर तक 100 मीटर से ज़्यादा आपकी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। तो 100 मीटर के अंदर अंदर ही आपके होने चाहिए। अब अगर गलती से मान लो कोई ऐसा पेच फंस गया, कोई ज़बरदस्ती लड़ रहा है, गलती से ऐसा हो गया कि 100 मीटर से ज़्यादा चली गई वो जो रो है या फिर जो ट्रैफिक है वो 100 मीटर से ज़्यादा चला गया, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ टोल प्लाजा मैनेजर्स कि उनकी ड्यूटी है कि वो अगर ज़्यादा चली जाती है तो 100 मीटर की रेंज में जितने व्हीकल्स आ रहे हैं उनको बिना टोल दिए यानी बिना मनी दिए ही आगे भेजने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। तो अगली बार आपको ध्यान रखना है, बिकॉज वो तो क्या है, वो तो नहीं भी करें चलो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस अगर आप लोग खड़े हो रहे हो तो आपसे आगे जितने भी व्हीकल्स हैं उनको फ्री में जाने दिया जाएगा। अब वहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि हम लोग फीता लेके मेजर करेंगे कि 100 मीटर कितनी दूरी है, तो इसीलिए वहाँ पर टोल प्लाजा वाले क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टोल बूथ से लेकर के और 100 मीटर की डिस्टेंस पे जाकर के एक येलो लाइन बना देंगे। तो देखिए पर टोल पर 100 मीटर की डिस्टेंस पर एक येलो लाइन बन जाएगी, तो वो एक 100 मीटर की डिस्टेंस को दिखाएगी, रिप्रेजेंट करेगी। उससे अगर आगे कोई भी ट्रैफिक बनता है तो ये सारे जो व्हीकल्स हैं 100 मीटर की डिस्टेंस की जो रेंज में आ रहे हैं वो सारे के सारे आगे भेजने पड़ेंगे। तो ये 4 रूल्स हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं, काफ़ी बेनिफिशियल हैं और काफ़ी अच्छे से जो गवर्नमेंट है वो अपना परफॉर्म कर रही है इन चीज़ों पर, ये काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 रूल्स आप लोगों को याद रखने हैं जो कि जब भी आप कभी हाईवे पे सफ़र करो। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ NHAI के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन रहता है सबके दिमाग में कि सर ये जो हाईवे हैं इनकी नंबरिंग कैसे करते हैं। कोई NH12 है, कोई NH12 है, 22 है, कोई NH44 है, कोई NH7 है, तो इनकी नंबरिंग कैसे होती है ना। तो नंबरिंग के बारे में मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज दे देता हूँ कि नंबरिंग के लिए जो NHAI है, पहले तो क्या था कि कैसे भी नंबरिंग दे देते थे, लेकिन अभी जो NHAI के नए रूल्स आए उसके अकॉर्डिंग इन सबको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में कैसे बांट सकते हैं, पहला भाग है कि ईस्ट टू वेस्ट वाले और दूसरे हो गए नॉर्थ टू साउथ वाले। मतलब एक तो हाईवे एक हाईवे आप देख रहे होंगे इस पूरे मैप के अंदर जो इस तरीके से है, इस पूरे हाईवे देखेंगे जो इस तरीके से है, मतलब इस तरीके से है, मतलब ईस्ट और वेस्ट वाले यानी कि एक तरह से हॉरिजॉन्टल है, ईस्ट और वेस्ट में है। और कुछ हाईवे आप देख रहे होंगे इसके अंदर जो नॉर्थ से चल के साउथ में है या साउथ से चल के नॉर्थ में है, इस तरीके से है। तो 2 तरीके के हाईवे डिफाइन किए गए, एक ईस्ट टू वेस्ट और एक नॉर्थ टू साउथ। देन उन्होंने फिक्स किया कि जब भी हम ईस्ट से लेकर के यानी कि इस वाले में जो भी हमारे हाईवे होंगे उनको ऑलवेज ऑड नंबर से यानी विषम संख्या से प्रदर्शित किया जाएगा। तो आप इस मैप के अंदर देखोगे तो देखिए जितने भी इधर से इधर हाईवे जा रहे हैं या इस वाले में जितने भी हाईवे हैं, जैसे देखिए ये वाला हाईवे आपको दिख रहा है तो ये 53 नंबर का हाईवे, तो NH53 नाम है, तो ये ऑड नंबर पे हो गया। NH27 आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके और हाईवे इसके अंदर दिखाए कि नहीं गए हैं, तो NH19 देखिए, तो ये सभी क्या है ऑड नंबर वाले हाईवे हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी
पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि ये वाले ईस्ट टू वेस्ट वाले जितने भी हाईवे होते हैं तो वो सारे के सारे किस नंबर से होते हैं? ऑड नंबर से होते हैं। और इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है कि पूर्व में जैसे कोई हाईवे यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो यहाँ पर है, ईस्ट में है, तो उसका नंबर 1 रहेगा, और धीरे धीरे इधर की साइड जैसे जैसे हम आते जाएंगे इनके नंबर क्या है? बढ़ते हुए चले जाएंगे। सो नॉर्थ से, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया कि नॉर्थ से साउथ की साइड जब हम लोग जाएंगे तो धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। ठीक इसी तरीके से हमारे ये वाले हाईवे होते हैं, तो जो नॉर्थ से लेके साउथ तक होते हैं हाईवे, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में जो हाईवे हैं वो सारे हाईवे इवन नंबर से या सम संख्याओं में नाम दिए जाएंगे। और साथ ही साथ में याद रखना कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा कि जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे इनकी संख्या या इनका नंबरिंग क्या है? बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारे जो इतने भी नेशनल हाईवेज हैं उनका नामकरण या उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया गया है। ठीक है, अपन के इंडिया का जो सबसे बड़ा हाईवे है, वो सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो है आपका NH-44, जो जम्मू कश्मीर से लेकर डायरेक्ट कन्याकुमारी तक है। ठीक है, कन्याकुमारी तक है। तो ये एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी जो आपको आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने बता दी हैं। देन नेक्स्ट आज मैं आपसे इसी वीडियो के अंदर एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करने जाऊंगा जो पिछले साल अपने इंडिया के अंदर अप्लाई हुआ था, जिसको हम लोग फास्टैग के नाम से जानते हैं। फास्टैग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इसके द्वारा न केवल लोगों का टाइम जो है वो बच रहा है, बल्कि मैंने पहले भी बताया था कि इससे कंजप्शन ऑफ फ्यूल एंड एज वेल एज मनी का जो है वो सभी चीज़ तरीके से बच रही है। ठीक है, फास्टैग एक टोटली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मनी का ट्रांसफॉर्मेशन है। मनी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, इसमें कैश देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये काम कैसे करता है इसके ऊपर देखते हैं। फास्टैग सबसे पहले याद रखना कि आपन के जो कार की विंड जो वाली मिरर होता है, विंड मिरर जो होता है, यानी जो सामने वाला शीशा होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। इस फास्टैग टैग के अंदर जो उसको बोलते हैं टैग, इस टैग के अंदर क्या होता है? काफ़ी चीज़ें होती हैं। इस टैग के अंदर देखिए एक QR कोड होता है, मतलब एक आपका खुद की आईडी होती है उस पर्सनल जो व्हीकल जिसका है या वाहन जिसका, जैसे आपकी कार है तो आपकी ये एक आईडी हो गई उस टोल वाले के लिए। जब भी आप उस टोल से गुजरोगे तो उस टोल से जैसे ही आप गुजरोगे तो उस जो भी वहाँ पे RFID लगा हुआ है स्कैनर, उसको आपके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि आपकी गाड़ी कौन सी है, आपकी गाड़ी कितने एक्सल की है, आपकी गाड़ी का वेट कितना है। ठीक है ना, आपकी गाड़ी का जो पर्टिकुलर आपका नाम कितना है, आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, वो सब चीज़ें इस टैग के अंदर होती हैं। इसमें ही जो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको दिखती हैं, ये ट्रेडमार्क वगैरह, ये सब चीज़ें तुम लोगों को दिखती हैं, हमको लोगों को सामने से दिखती हैं, बट जो नहीं दिखता वो इसके अंदर होता है, इसका एंटीना। तो इसके अंदर एक एंटीना होता है जो हमें डायरेक्टली नहीं दिखता है, ये एंटीना ही टोल पर असली में काम आता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। तो उससे पहले अपन देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप के फास्टैग्स बनाए अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए अलग अलग टाइप की व्हीकल्स हैं। जैसे हम लोग पहले जब तक फास्टैग नहीं था तो उससे पहले क्या होता था, उससे पहले हम लोग वहाँ जाते थे तो वहाँ लिखा रहता था कार के लिए इतने रुपए, जीप के लिए इतने रुपए, बस के लिए इतने रुपए, ट्रक के लिए इतने रुपए। तो अब हम लोग अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो रुपए वाला सिस्टम अपने आप किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, इन कलर कोडों से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अगर हमारे पास देखिए ध्यान से सुनिए, ये किस तरीके से डिवाइड किए गए, ये डिवाइड किए गए एक्सल्स के अकॉर्डिंग। अब किसी भी व्हीकल के अंदर, 4 व्हीलर के अंदर एक्सल क्या चीज़ होती हैं, तो देखिए एक्सल क्या चीज़ होती हैं, तो मैं आपको समझाऊँ एक्सल क्या चीज़ होती है। तो जैसे ये आपका तो जो व्हील्स होते हैं, तो व्हील्स यहाँ लगा और यहाँ लगा, तो ये 2 एक्सल हो गए आपके। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक्सल्स होते हैं अपने पास। तो एक आगे वाला व्हील होंगे इस तरीके से, तो ये जैसे 4 वाला है तो ये हो गया 2 एक्सल। 2 एक्सल का मतलब एक एक्सल ये हो गया और दूसरा एक्सल ये हो गया। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, तो ये जो है जैसे अपन की कार वगैरह होती हैं तो उनमें कितने एक्सल हो गए, ये 2 एक्सल की है। ऐसे ही ये भी देखिए, इसमें आप तो पहियों को गिन लो या व्हील्स को गिन लो, वही एक्सल है 1 2, तो कितने 2 एक्सल, 1 2 2 एक्सल 2 एक्सल। इसके कितने एक्सल हैं, ये बड़ी बस है तो इसके एक्सल कितने हैं 1 2 3, तो कितने एक्सल हो गए 3 एक्सल। इसके अंदर कितने एक्सल हो गए 3 इसके अंदर है। अब देखिए कि अकॉर्डिंग टू एक्सल एंड वेट इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है इनके कलर कोडिंग में। तो जैसे अगर ये दोनों हैं तो
इनके लिए हमने वायलेट कलर लिया है, इनके लिए ऑरेंज कलर का फास्टैग है, इनके लिए येलो कलर का फास्टैग है। ऐसे ही ट्रकों की श्रेणी में आए तो ट्रकों में देखिए 2 एक्सल का ट्रक है तो इसके लिए हमने ग्रीन कलर का लिया है। 1 2 3 4 एक्सल का ट्रक है तो इसके लिए हमने पिंक कलर का लिया है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास ये सारे एक्सल्स के अकॉर्डिंग इन सारे फास्टैग्स को डिवाइड किया गया है। अब जैसे ही आप लोग टोल पे पहुंचोगे तो वहाँ पे जो स्कैनर है वो आपके कलर को पहचान लेगा और तुरंत आपको बता देगा कि इसका इतना रुपया है, ठीक है ना। देन ये देखिए सारे कलर के जो फास्टैग्स हैं ये सारे हमारे पास फास्टैग्स हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, यानी कि जैसे ही आपकी गाड़ी टोल पे बूथ पे पहुँचती है तो वहाँ पर आपका पैसा कैसे कटता है तो क्या होता है देखिए ध्यान से कि सबसे पहले देखिए कि ये जैसे ही हमारी गाड़ी होती है, जैसी गाड़ी तो यहाँ पर हमारा लगा रहता है फास्टैग, ठीक है ना। जो टैग है वो हमेशा इस विंडो पे लगाया जाता है। अब इस विंडो पे लगा हुआ है तो जैसे टोल बूथ होता है तो टोल बूथ के ऊपर यहाँ पर जो बैरियर होता है, बैरियर यानी कि ये गेट है, इससे पहले यहाँ पर एक लगा होता है RFID स्कैनर। RFID स्कैनर क्या होता है? RFID स्कैनर क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्कैनर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये तुरंत ये स्कैनर क्या करेगा, ये आपकी गाड़ी में जो टैग है उसके एंटीना से जो भी रेज आ रही हैं उनको स्कैन कर लेगा और स्कैन करके तुरंत आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा कि आपकी गाड़ी कौन सी है, आपकी गाड़ी कितने एक्सल की है, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर कितना है, और वो सारी कहाँ पहुँच जाएंगी, इस टूल बूथ के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ है उसके कंप्यूटर पे सारी जानकारी पहुँच जाएगी। उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो मैंने आपके ये है अपना एक डायग्राम, इसके अंदर ये टोल प्लाजा है और इस टोल प्लाजा पर स्कैनर है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें और काम करती हैं। एक होता है NETC मैपर। NETC मैपर क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कंपनी। तो ये क्या करती है? NETC मैपर क्या करता है? ये इश्यूअर बैंक और एक्वायर बैंक इन दोनों के बीच का मीडियम होता है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का एक मीडियम है। अब जैसे ही आप लोगों का स्कैनर ने आपको स्कैन किया, आपके टैग को स्कैन किया, देन ये अपनी इंफॉर्मेशन किसको भेजता है? इस बैंक को भेजता है। ये बैंक किससे रिलेट करता है? ये टोल वाले से रिलेट करता है। और ये वाला जो बैंक है ये किससे रिलेट करता है? ये कार या उसके ऑनर से बात रिलेट करता है, ठीक है, जो भी व्हीकल है उसके ऑनर से। तो जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन उसके कंप्यूटर पे आई, कंप्यूटर ने तुरंत किसको भेज दी? एक्वायर बैंक को भेज दी। एक्वायर बैंक क्या करेगा? आपकी पूरी इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा? NETC मैपर। अब ये NETC मैपर क्या है? एक तरह से बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर जिन लोगों ने फास्टैग बनाए हैं ना, उन सबकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर भरी पड़ी है। अब ये क्या करेगा? तुरंत जैसे ही एक्वायर बैंक ने आपकी इंफॉर्मेशन इस मैपर को भेजी, तुरंत ये पूरी लाइब्रेरी में चेक करेगा कि भाई कहाँ पर इस बंदे की पूरी इंफॉर्मेशन है। तो तुरंत ये अपनी उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के किसको भेजेगा? एक्वायर बैंक को भेजेगा। अब अगर आपने फास्टैग नहीं बनाया है तो आपकी इंफॉर्मेशन उधर नहीं होगी, तो फिर वो क्या करेगा? उसको आपको नॉट आइडेंटिफाई कर देगा। और अगर बना हुआ है तो ये आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद एक्वायर बैंक वापस से क्या करेगा? इसको फिर क्या करेगा? इस गाड़ी के को चेक कर लेगा कि कितने एक्सल की गाड़ी है, कितने क्या है, फिर वापस से उस NETC मैपर को भेजेगा कि इतने रुपए काटने हैं। ये डायरेक्टली कभी इश्यूअर बैंक से काम नहीं करेगा, इसके थ्रू काम होगा। फिर ये एक्वायर बैंक इसको भेजेगा इतने रुपए काटने। NETC मैपर जो है फिर इश्यूअर बैंक को, यानी कि जो आप लोगों का बैंक है जिसमें आप लोगों का पैसा है, उसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि भाई इसके इतने पैसे काटने हैं। फिर ये तुरंत इश्यूअर बैंक क्या करेगा? आपके अकाउंट से पैसों को डेबिट करेगा, रुपयों को डेबिट करेगा जितने काटने हैं, और फिर नोटिफिकेशन भेजेगा NETC को भेज दिया NETC को नोटिफिकेशन। फिर ये NETC वापस से एक्वायर बैंक को नोटिफिकेशन भेजेगा, जो भी मैसेज है कि भाई पैसे कट चुके हैं। देन जैसे ही यहाँ पर इस बैंक के पास इंफॉर्मेशन पहुँचेगी, आपका ये जो यहाँ पर बैरियर है, वो जो है गेट है, वो क्या कर जाएगा? ओपन हो जाएगा और आप आगे चले जाओगे। देन क्या होगा? ये एक्वायर बैंक जो है साथ ही साथ में
आपको भी मैसेज भेजेगा। आप एक तो इसने इस वाले को मैसेज भेजा टोल वाले को कि भाई इसका पैसा आ गया है, और साथ में ये आपको भी मैसेज भेजेगा कि आपके इतने पैसे डेबिट हो चुके हैं, ठीक है ना, इतने रुपए कट चुके हैं। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर RFID स्कैनर ने काफ़ी काम किया। RFID स्कैनर ऐसा है कि आपके सिर पे भी, अगर हम सब लोगों के सिर पे टैग लगा देना तो RFID स्कैनर हम सब लोगों को पहचान सकता है कि ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। देन हम लोग इसके बाद बात करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। इसमें एक कमी ये है, कमी इसकी ये है कि कभी कभी जो ये एक्वायर बैंक है ये अपन लोगों को मैसेज भेजने में लेट कर देता है। मतलब इसके द्वारा इसको तो तुरंत मैसेज चला जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए मैसेज जो है वो 15 से 1 घंटे के बीच में आता है। तब तक तो हम लोग टोल से अगला टोल पे पहुंच जाएंगे। तो दिक्कत क्या हो जाएगी? तो दिक्कत ये हो जाएगी कि मान लो कभी कभी गलती से, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि गलती से मैसेज तो आपको मिलता नहीं है और पैसे आपके कट जाते हैं। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम्स आपकी जनरेट हो रही हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ सर्विसेज हैं जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा दी गई हैं, हाईवे द्वारा। इसमें से आप लोग पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो है वहन। वहन क्या चीज़ होती है? वहन का मतलब होता है कि आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, आप सबको लोगों को पता है। पहले हम लोग क्या है, लाइसेंस बनाने के लिए कहाँ जाते थे? लाइसेंस बनाने के लिए पहले हम लोग RTO के ऑफिस जाते थे, अप्लाई करने के लिए भी, एक्चुअली फॉर्म खरीदने के लिए भी। लेकिन आजकल क्या हुआ है, आजकल क्या हो रहा है, सब चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। तो आप लोग घर से ही फॉर्म भर सकते हो, अपना RTO सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। तो ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट ने डिजिटलाइज करने के लिए, सारी चीज़ों को डिजिटलाइज करने के लिए 2 वेबसाइट्स बनाई हैं। वो वेबसाइट्स में पहली अपन बात करते हैं किसके बारे में? वहन के बारे में। इस वहन वेबसाइट या इस एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग वहन जो लेटेस्ट इसका है वो है 4.0, ठीक है ना। याद रखना 4.0 इज़ द लेटेस्ट एप्लीकेशन। इसमें हम लोग व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि कौन हमारे जो व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, फिटनेस जो है व्हीकल्स की वो भी हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। तो वहन एक पहली एप्लीकेशन हो गई। दूसरी एप्लीकेशन है अपन की जो मिनिस्ट्री के ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई है, दैट इज़ ई-चालान। तो आप लोगों ने देखा होगा आजकल कि पहले तो क्या होता था कि जब भी हम लोग गलती से रोड ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर देते थे या कुछ भी, हम लोग हेलमेट नहीं पहनते थे, तो पुलिस वाले क्या करते थे कि कॉपी पन्ने लेके बैठ जाते थे और आपका हिसाब लगाते थे। लेकिन आजकल क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो फ़ोटो खींचते हैं, डायरेक्टली फ़ोटो खींचते हैं और डायरेक्ट ही आपका बिल थमा देते हैं कि भाई इतने का चालान है। वो किसकी तरफ से पॉसिबल हो पाया है? ई-चालान की तरफ से। तो ई-चालान बेसिकली इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, जियो मैपिंग होती है, यानी मैप्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और ये तुरंत आपको जो चालान है उसको हम लोग को तुरंत प्रोवाइड कराता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्विस है। और तीसरा है एम परिवहन। तो एम परिवहन पे जाकर के आप लोग अपना लर्निंग लाइसेंस, से ही सारथी एक और है, सारथी एप्लीकेशन, उसके द्वारा भी आप लोग अपना लर्निंग लाइसेंस, अपना लाइसेंस बनवा सकते हो। सब चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइज कर सकते हो, घर बैठे ही कर सकते हो। बस आपको लास्ट में परफॉर्मेंस करने के लिए RTO जाना पड़ेगा, है ना। लास्ट में देखेंगे, ऐसे थोड़ी ना घर चला के फोटो वीडियो मंगा लेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये मेरी तरफ से वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो NHAI ने आप लोगों को चाहे फास्टैग के से रिलेटेड हो, चाहे रिलेटेड हो जो टोल के नए रूल्स आए हैं उनसे रिलेटेड हो, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। साथ ही साथ में आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।